बलोचिस्तान में सियासी बहरान बढ़ गया। नंबर्स गेम की रेस में हुकूमत और अपोजिशन के मुतजाद दावे। सनाउल्लाह ज़हरी का इक़्तिदार डगमगाएगा या मरकजी हुकूमत की हिमायत काम आएगी? अब हम उनसे इस्तीफे रेजिग्नेशन मांगेंगे नहीं, अब रेजिग्नेशन लेंगे। नवाज लीग हुकूमत के खात्मे के लिए तमाम अपोजिशन जमातें एक साथ। APC इजलास के बाद ताहिर कादरी ने 17 जनवरी से नून लीग के खिलाफ मुल्क गीर एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया। शुमाली सिंध और बलोचिस्तान में जमते कदम। दाइश का पाकिस्तान में असर बढ़ गया। क्या सरहद पार से बढ़ते हमले रोकने के लिए पहले घर को ठीक करना होगा? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। नया साल शुरू और नए सियासी महाज, कुछ नए मसाइल कुछ पुराने। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वजीर आला के खिलाफ कल बलोचिस्तान असम्बली में तहरीक अदम एतमाद। बलोचिस्तान असम्बली में हिस्ब इख्तिलाफ के लीडर मौलाना अब्दुल वासे ने वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात से इनकार कर दी, जबकि काबीना के नाराज वज़रा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान ने भी इनकार किया था। गुज़िश्ता दिनों में मुलाकातों और मुशावरत का सिलसिला जारी रहा। वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़हरी ने पार्टी सदर नवाज शरीफ से मदद मांगी, ये कहते हुए कि आम इंतखाबात मुतासर हो सकते हैं। क्या नवाज शरीफ सनाउल्लाह ज़हरी की कुर्सी बचा सकेंगे? और एक कामयाब तहरीक अदम एतमाद के लिए 33 अरकान की ज़रूरत होगी। आज और कल के दरमियान कितने ऊँट किस करवट बैठेंगे? दूसरी जानिब पंजाब, ताहिर कादरी का कहना है कि नून लीग की हुकूमत के खात्मे के लिए एहतजाज 17 जनवरी से शुरू। उनका यह भी कहना था कि मामला सिर्फ मॉडल टाउन के सानहे का नहीं है, बल्कि पैनमा और ख़त्म नबूवत का भी है। पंजाब में नून लीग इस आग को कैसे बुझाएगी? इसके अलावा हम नज़र डालेंगे दाइश के बढ़ते हुए कदम पर। एक थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 के दौरान पाकिस्तान में 70 दहशतगर्द वाक़यात पेश आए, जिसमें 815 जानें गईं। लेकिन सबसे ख़तरनाक हमलों की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की, जिसकी मौजूदगी ज़्यादा सिंध और बलूचिस्तान में है। इत्तलात हैं कि एक नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी तैयार हो गई है। क्या दाइश के खतरे को संजीदगी से लिया जा रहा है? शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। बलोचिस्तान में सियासी बहरान संगीन हो गया है। कल सूबाई असम्बली इजलास में वजीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्वेटा डॉन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अली शाह और बलोचिस्तान असम्बली में अपोजिशन लीडर मौलाना वासे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अली, पहले तो मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी कि इस वक्त ज़हरी साहब कितने ख़तरे में हैं? उनकी पोजीशन कितनी कमज़ोर या मजबूत है? देखिए, इस वक्त जो नवाब सनाउल्लाह ज़हरी है उनकी पोजीशन कमज़ोर है। इस वक्त जो बगावत है वो हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर है। 21 इनके अरकान है, 65 का हाउस है बलूचिस्तान असम्बली का। मेरे ख्याल में अगर नवाब सनाउल्लाह ज़हरी 7 अरकान भी अपने साथ रखे तो ये मुस्लिम लीग नून और नवाब सनाउल्लाह ज़हरी की कामयाबी होगी। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी गवर्नर हाउस में मौजूद है। उनसे कुछ MPAs है जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हैं। वज़ीर आला साहब है, गवर्नर बलूचिस्तान है, वो मिल रहे हैं। इसके अलावा पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी के जो वज़रा है वो भी इस वक्त वज़ीर आज़म से मिल रहे हैं। लेकिन वज़ीर आज़म के आने से पहले वज़ीर आज़म यहाँ पे गवर्नर हाउस से और वज़ीर आला सेक्रेटरीट से जो हम ख्याल ग्रुप के अरकान हैं, जिनमें साबिक वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, साबिक डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली कुद्दूस बिजंजो और साथ ही मौलाना वासे साहब जो अपोजिशन लीडर है, उनको कॉल्स गए और उनको दावत दी गई कि वो वज़ीर आज़म से मिलने आए। लेकिन अपोजिशन जमातों ने, जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मंगल, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी, इसके साथ अवामी नेशनल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के जो अरकान हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म से मिलने से इनकार कर दिया। और इनकार कर दिया। अली, मैं आपको इसलिए रोकूंगी क्योंकि मौलाना वासे हमारे साथ मौजूद है। मौलाना साहब, मुलाकात में क्या हर्ज है? मिलने से इनकार क्यों किया? हेलो जी मौलाना वासे साहब, मुलाकात वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी। आज सुबह हमें इत्तला मिली थी चीफ सेक्रेटरी हाउस से कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। फिर गवर्नर साहब के खुद टेलीफोन आया तो फिर हमने उनको कह दिया कि हम
हमारे जमात ने फैसला किया हुआ है कि हम अगर इज्तिमा को कामयाब बनाएंगे और भरपूर कामयाब बनाने के लिए हम जदोजहद करेंगे। लिहाजा इसके बाद वहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलना और वहाँ उसके में जाना, ये हम दो किश्तियों की सवारी समझते हैं, जबकि जमात उलमा इस्लाम का तारीफ ये रहा है कि उन्होंने कभी भी दो किश्तों की सवारी नहीं की है, बल्कि एक किश्ती में जाएंगे, अगर वो पार हो जाते हैं तो भी, अगर डूब हो जाते हैं तो भी, लेकिन कभी भी उन्होंने न कभी दो किश्तों की सवारी की है। और न अब हम, बल्कि हमने माजरत के साथ उनसे माजरत कर दिया उनको कि हम नहीं आ सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर से हम नहीं मिल सकते, अगरचे वो हमारे मेहमान है, लेकिन इस वक्त वो किसी और काम के लिए आए हैं, लिहाजा हम नहीं आ सकते। अच्छा, और आपकी मौलाना फजल रहमान से बात हुई, उनकी हिमायत हासिल है? किसकी हिमायत हासिल है? मौलाना फजल रहमान साहब की हिमायत हासिल है, ये जो मूव हो रहा है, ये कदम जो है? तो आपका क्या ख्याल है, जब हम एक तारीखी हमारे एक रिवायत है कि हम अपने फैसलों के और अपने क़यादत के फैसलों के इस हद तक ताबे है कि सर कट जाएगा लेकिन ज़बान नहीं कटेंगे, तो फिर आपका क्या ख्याल है कि हम मौलाना के फैसले के खिलाफ और उनके राय के खिलाफ काम करते हैं? यानी कि आपको यही कहना है कि उनकी हिमायत हासिल है? उनका कहना तो अपने जगह पे है, हम अपने जमात के हुक्म पे, क्योंकि जमात ने जब हमें हुक्म दिया हुआ है तो हम उस हुक्म के ताबे चले जा रहा है। और हमारी जमात ने हर सतह पे फैसला कर दिया, सूबाई सतह भी फैसला किए और मरकजी सतह भी फैसला किए, और हमने सोच समझ करके, और हमने इसलिए फैसला कर दिया कि ये हमारी ही काम थे, क्योंकि हम अपोजिशन में थे और अपोजिशन का काम ही होता है कि तारीख अदम एतमाद, फिर इस तरह हुकूमत के खिलाफ जो कि हम 4 साल उनके सारे जो उनके नाइंसाफियात थे, जो हमारे साथ ज्यादतियात थे, जो हमारे साथियों को 5 साल से जेलों में रखा हुआ था, जैसे कि सरदार अब्दुर्रहमान 5 साल से जेल में रखा गया था, और हमारे साथियों के फंड बंद कर दिए, हमारे गुज़श्ता हुकूमत के मंसूबे उन्होंने बंद कर दिए, बलूचिस्तान के अवाम के फंड लिप्स कर दिया, 200 अरब 250 अरब रुपए हमारे लिप्स हो चुके हैं। ये जो सारे मसाइल हैं, जी मौलाना साहब, ये जो सारे मसाइल हैं, गुज़िश्ता 4 बरस गुजर गए हैं, मौका ये इस वक्त। हेलो जी मौलाना साहब, इस वक्त इन मसाइल का उठाना, ये क्या इन मसाइल का हल की तरफ जा सकता है? क्योंकि इलेक्शंस आने को है, अगर गवर्नेंस या परफॉर्मेंस या कारकर्दगी इशू है तो वो तो सब इंतखाबात में हल हो जाएगा, अवाम तो फिर वोट नहीं डालेगी। हम बिल्कुल आपकी बात वजह है, लेकिन हम पहले दिन से इस बात के इंतजार में थे कि हमें जिस वक्त भी अक्सरियत हासिल हो जाए और तारीख अदम एतमाद ला सकते हैं, तो हम इन लोगों के हुकूमत को पारख करके, जो कि बल्कि नवाब साहब की हुकूमत भी 2 कॉम्प्रेस जमातों के करतूत की वजह से, और हम इस इंतजार में थे जब तारीख अदम एतमाद आ गया और हमारे अपोजिशन चैम्बर के दरवाजे पे दस्तक दे दिया, तो इसके बाद फिर भी हम कहे कि हम साथ न दे देते, फिर लोग हमसे क्या पूछते, बलूचिस्तान के अवाम हमसे पूछते हैं कि ये वो हुकूमत है कि 4 साल आप इनके सारे खामियों की निशानदी करते रहे, लेकिन सुने नहीं। अच्छा मौलाना साहब आपके साथ कितने मेंबर्स रुकने सूबाई असेंबली आपके साथ हैं? मेरे ख्याल इस इत्तेहाद में शामिल जो अभी तक जो है 41 अरकान तकरीबन हाजिर है, इम्कान ये है कि ये 50 तक पहुंच जाएंगे। अच्छा अली, यहाँ मैं आपसे सवाल पूछूंगी, ये भी पता मालूम हुआ है कि कल लाइव कवरेज से रोका गया है बलूचिस्तान असेंबली के जो बहुत अहम इजलास है उसकी लाइव कवरेज से। डायरेक्शन इसके बारे में कुछ तफसील बता सकते हैं? जी बिल्कुल, स्पीकर साहिबा से हमने मुलाकात की, उनका कहना था कि जी सिक्योरिटी इश्यूज़ है, मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और लाइव कवरेज भी नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में फिर जो वोट का, खैर कल तो वोट नहीं होगा, कल तो वैसी अदम इत्तेमाद की जो तहरीक है उसको टेबल करेंगे, फिर स्पीकर साहिबा जो है राहिला दुरानी साहिबा, वो फिर इसको वोटिंग के लिए रखेगी कोई 3 दिन के बाद। मेरे ख्याल में कल ज़ाहिर है बलूचिस्तान एक हसास सूबा है, यहाँ पे लोगों के ट्राइबल डिस्प्यूट्स भी है, तकरीबन कोई 65 अरकान है, वो सारे इस वक्त क्वेटा पहुँच चुके हैं। अमन अमान का भी यकीनन एक प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन देखिए मीडिया को जब आप
انٹری نہیں دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو اسکروٹنی جانچ پڑتال کا یا اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے وہ بری طرح متاثر ہوتا ہے. یہاں بلوچستان اسمبلی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سیکریٹ بیلٹ ہوتا ہے, لیکن سیکریٹ بیلٹ میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی رکن اسمبلی نکلتا ہے تو وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ حکمران جماعت کو دکھاتا ہے کہ جی یہ میرا ووٹ ہے, یہ ووٹ میں نے آپ کو دیا ہے. میرے خیال میں یہ پارلیمانی اقدار, جمہوری اقدار, یہ خلاف ورزی ہے اور ان چیزوں کو میڈیا نے ایکسپوز کیا ہے. میڈیا کو ایکسس دینا چاہیے. لیکن تھوڑا سا میں آتا ہوں, مولانا صاحب نے یہ بات کی, یہ ان کا یقیناً ایک آئینی حق ہے. میرے پاس وقت کم ہے, 2 جملوں میں علی پلیز. میں کہہ رہا ہوں ووٹ آف کانفیڈنس ان کا حق ہے, لیکن یہ ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے تو ذاتی طور پر یہ ایز اے رپورٹر دیکھا ہے کہ 4.5 سال تک یہاں بلوچستان اسمبلی میں ایک فرینڈلی اپوزیشن تھی. بجٹ سے پہلے یہاں پہ اپوزیشن والے ضرور احتجاج کرتے تھے, لیکن ان کے احتجاج کے بعد کچھ منصوبے یہ پی ایس ڈی پی میں شامل کرواتے تھے, دوبارہ اسمبلی میں آتے تھے. اب یہ جو ٹائمنگ ہے, اتنا آپ نے 4.5 سال برداشت کیا, 2-3 مہینے آپ اور برداشت کرتے, میرے خیال میں یہ بلوچستان کے لیے ٹھیک ہوتا. بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال ہے, بلوچستان کے جو ایشوز ہے وہ انتہائی مشکل اور پیچیدہ ہے. کاش کے اپوزیشن اور ایسے ہی لگ رہا ہے کہ اس سیاسی بحران کی وجہ سے یہ مزید پیچھے ہٹ جائیں گے, جو بہت سنگین مسائل ہے بلوچستان کے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. لیتے ہیں بریک, اور بریک کی طرف اب رخ کریں گے پنجاب کا. ریزگنیشن تک نہیں رہی, پوری نون لیگ کی حکومتوں کا جہاں بھی ہے اس کا خاتمہ ہوگا. ہم نے آج متفقہ طور پہ فیصلہ کیا ہے کہ 17 تاریخ سے 17 جنوری ان کے خاتمے کے لیے ہم احتجاجی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں. ملک کی تحریک ہوگی اور سارے آپشن ہمارے آگے کھلے ہیں. ہمیں ان کا خاتمہ کرنا ہے, ان کی ظلم کی سلطنت کا خاتمہ کرنا ہے, لوٹ مار کی سلطنت کا خاتمہ کرنا ہے, ان کی کرپشن کی سلطنت کا خاتمہ کرنا ہے, انسانیت دشمن سلطنت کا خاتمہ کرنا ہے. 11 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی جو ایکشن کمیٹی ہے 6 رکنی, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے محترم قمر الزمان قاہرہ صاحب ہیں, تو علیم خان صاحب ہیں, اور اس طرح مسلم لیگ قائد اعظم کی طرف سے کامل علی آغا صاحب ہیں, شیخ رشید صاحب ہیں سربراہ ہیں عوامی مسلم لیگ کے, اور ناصر شیرازی صاحب مجلس وحدت المسلمین کی طرف سے ہیں, اور خرم نواز گنڈاپور صاحب پاکستان عوامی تحریک کی طرف سے. اپوزیشن جماعتوں کے اجلاس کے بعد آج پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ نے نواز لیگ حکومت کے خاتمے کے لیے 17 جنوری سے ملک گیر احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا. اس پر بات کریں گے ہم عوامی تحریک کے رہنما خرم نواز گنڈاپور اور ترجمان حکومت پنجاب ملک احمد خان صاحب سے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. خرم صاحب, پہلے تو میں آپ سے شروع کروں گی. ملک گیر احتجاج ابھی لاہ عمل طے ہونا ہے, کچھ بتا سکتے ہیں کہ کیا کیا آپشنز ہیں, کیا پاسبلٹیز ہیں جو زیر غور آئیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ باقر نجفی صاحب کی رپورٹ کی کمیشن کی رپورٹ کی برکت ہے کہ جن لوگوں کو ابہام تھا کہ ہمارے ماڈل ٹاؤن کے قتل و غارت گری کے ذمہ دار کون ہیں, ان کے ابہام دور ہو گئے. باقر نجفی صاحب کی رپورٹ, میں اس سے پہلے ہی کہہ دیتا ہوں کہ جو حکومت پنجاب کے ترجمان ہیں یہ بڑے سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں, لیکن یہ ان کا موقف وہی ہوتا ہے کہ جی عدالتیں, جن عدالتوں کو ان کا وزیر اعظم آج کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ ردی کی ٹوکری میں ان کے فیصلے میں ڈالتا ہوں, ان عدالتوں کے بارے میں ہمیں کہتے ہیں ان عدالتوں میں جائیں. خود ان کا وزیر اعظم نااہل بھی اور اہل بھی, لیکن آپ تو عدالتوں میں یقین رکھتے ہیں, اعتماد کرتے ہیں. میں تو یہی عرض کر رہا ہوں نا, لیکن ان سے پھر یہ سوال بھی پوچھئے گا. ہم عدالتوں میں, تینوں عدالتوں میں موجود ہیں. ہم اے ٹی سی میں موجود ہیں, ہم ہائی کورٹ میں موجود ہیں, ہم سپریم کورٹ میں موجود ہیں. ہائی کورٹ میں انہوں نے ہمارے ساتھ جو
तरीका अपनाया। हाई कोर्ट के फुल बेंच ने फैसला किया कि बाकिर नजफी की रिपोर्ट को मंजर-ए-आम पे ले आया जाए। इन्होंने कमाल अक्लमंदी से और होशियारी से 104 सफ़े की रिपोर्ट उसी दिन रिलीज़ कर दी और कहा जी ये लें रिपोर्ट, सर्टिफाइड कॉपियाँ भी ले जाएं, आपको रिपोर्ट पूरी मिल गई है। 1300 सफ़े इन्होंने छुपा लिए। वो 1300 सफ़ों में क्या है? वो सारे बयान हल्फी हैं, जिन बयान हल्फियों के बेसिस के ऊपर उन्होंने कहा कि ये बात तय है। बाकिर नजफी साहब ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने झूठ बोला है जब उन्होंने कहा कि मैंने डिसएंगेज का ऑर्डर दिया है। उन्होंने सिरे से डिसएंगेज का ऑर्डर दिया ही नहीं है। एक अच्छा, खुर्रम साहब, बाकिर नजफी की रिपोर्ट पे बहुत तबसरा हुआ, वो अब पब्लिक नॉलेज भी हो गई है, लेकिन एक आपने ताउन भी नहीं किया था आपकी जमात ने। दूसरा, अगर अदालतों भी यकीन है तो फिर अदालत और इंसाफ को अपना रुख लेने दें। यानी कि अगर अदालत में एक मुकदमा है तो आप उसके ऊपर एहतजाज नहीं कर सकते। ये मेरा ख्याल है कि शायद आपको फिर जमहूरियत की एसेंस के बारे में फिर से पढ़ना पड़ेगा। अमेरिका में, बरतानिया में जमहूरी हुकूमतें कायम हैं, एहतजाज साथ साथ चलते रहते हैं और एहतजाज का हक हर शहरी को है और हर मामले पर है। ब्रेक्सिट पे कितने बड़े एहतजाज हुए, तो क्या उससे बरतानिया क्योंकि आप ये कह रहे थे ना कि अदालतों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को यकीनी एतमाद नहीं है, मगर आपको तो है। सवाल मेरा ये बिल्कुल था। है। अगर ना होता फर्क ये है, आज तक आपने डॉक्टर ताहिरुल कादरी की जबान से किसी अदालत के बारे में कोई तौहीन आमेज, कोई गलत, कोई गुस्ताखाना जुमला सुना है? कभी मेरी जबान से सुना है? आज जो कुछ वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा है, उसके बाद कहाँ है वो आइन, जिस आइन की हिफाजत और जिस आइन को मुकद्दस सहीफा ये कहते हैं? क्या उसमें वजीर आजम पाकिस्तान ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है किसी के बारे में? ठीक है, मैं आपको खुर्रम साहब इसलिए रोकूंगी, ठीक है खुर्रम साहब, मैं आपको इसलिए रोकूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ मलिक साहब भी गुफ्तगू में शामिल हो। मलिक साहब, जवाब। शुक्रिया अंबर। मैं खुर्रम साहब का, क्योंकि ज़ख्म इतना गहरा है कि उसमें बिल्कुल उनका गुस्सा भी जायज़ है और उनका एहतजाज भी उनका हक है और वो सियासी हक रखते हैं, वो एहतजाज कर सकते हैं, इस पर कोई कलाम नहीं है। और ये सिर्फ इतनी हमारी दरख्वास्त होगी कि उस एहतजाज के अंदर वायलेंस ना हो, ये एज ए गवर्नमेंट हमारी इनसे दरख्वास्त होगी। और उस एहतजाज के अंदर ये पब्लिक पीस को डिसरप्ट ना करें, अपना एहतजाज करें, इनका हक है। ये इस्तीफ़े का मुतालबा करें, ये भी इनका हक है। और साथ ये हमारा भी हक है कि हम अपनी सफाई पेश कर सकें, क्योंकि इल्ज़ाम बहुत संगीन है, जुर्म की नोयत बड़ी संगीन है। ये 10 और या 12 या 14 जितनी भी ये अमवात हैं, ये पाकिस्तानी शहरी थे। हमें इस बात का बड़ी शिद्दत से एहसास है कि वो बहुत डिसप्रोपोर्शनेट यूज़ ऑफ फोर्स हुई और उसमें उन लोगों की लाइफ लॉस हुई। और हमारा ये हक है कि हम अपनी सफाई मुनासिब अंदाज में दे सकें। हम खुर्रम साहब से ये दरख्वास्त करते हैं कि इसके सियासी पहलू में तो तलखी है और वो हकाइक डिमांड करते हैं, बिल्कुल इनका हक है कि ये तलखी रखें। लेकिन एक और जो चीज़ उन्होंने कही, जो 1300 सफ़े, मैं उसकी वजाहत करने लगा हूँ जी, मैं वजाहत करता हूँ। ट्रस्ट मी कि मैं आपके साथ, क्योंकि एक पब्लिक ऑडियंस है और मैं आपके इस प्रोग्राम में आपसे जो बात कहूँगा टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड अटमोस्ट ऑनेस्टी मैं आपसे कहूँगा। जो रिपोर्ट है उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स नेक्स्ट हैं, वो डॉक्यूमेंट्स नेक्स्ट पंजाब गवर्नमेंट के पास नहीं है। वो डोमिनियन थी, एब्सोलूट डोमिनियन थी वन मैन ट्राइब्यूनल की। अगर खुर्रम साहब समझते हैं कि वो एनेक्सेस इनको दरकार हैं, तो पंजाब गवर्नमेंट को भी अगर वो मांगने पड़ेंगे तो वन मैन ट्राइब्यूनल से मांगने पड़ेंगे। एंड हाई कोर्ट अगेन इज़ एन अप्रोप्रिएट फोरम। वहाँ पर जाकर ये उनके रजिस्ट्रार से अपना जो लाजमी इन्होंने किया होगा, मेरी इतला है कि इन्होंने किया भी है, इन्होंने शायद कोई दरख्वास्त दी है, उसकी क्या सुनवाई हुई है कि नहीं हुई, ये इनकी डोमिनियन थी, इन्हीं के पास है। और वो उसी कोर्ट के अंदर से इनको, खुर्रम साहब को, वन मैन ट्रिब्यूनल का जो स्टाफ था, जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, वहीं से इनको असिस्टेंस मिल सकती है जी। हमारे पास भी वो नहीं है। हमारे होम सेक्रेटरी ने भी ये दरख्वास्त दी हुई है कि अगर कोई एफिडेविट्स ऐसे हैं जो कि उस ट्रिब्यूनल के सामने पेश किए गए थे, तो हम भी जैसे ये उनके लिए दरख्वास्त दे रहे हैं, तो हमें भी वन मैन ट्रिब्यूनल को वैसे ही दरख्वास्त देनी पड़ेगी। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि मेरा ये मौक़िफ़
کہ جو میں خرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بار بار کہتا ہوں، ریٹریٹ کرتا ہوں، ہر فورم پہ کہتا ہوں کہ یہ کورٹ کا معاملہ، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے خود یہ ڈاکٹر طاہر القادری بہر صورت ہمیں اس بات کا، چاہے سیاسی اختلافات ہمارے جتنے بھی بڑھ گئے ہیں، کچھ بھی معاملات ہیں، ڈاکٹر صاحب نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے اپنی، اور اس کے اندر اختلاف کے اندر شدت بھی بہت آئی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کی جو علمیت ہے اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں دے سکتے آپ، وہ تو موجود ہے۔ ملک صاحب میں آپ کو یہاں روکوں گی، ہم گفتگو جاری رکھیں گے خرم صاحب سے بھی، آپ سے بھی، بریک کے بعد۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر احتجاج پرامن نہیں رہے گا تو پھر قانون حرکت میں آئے گی، اور اسی طرح کے بیانات اور اسی طرح کا جو ایٹیٹیوڈ رویہ ہے اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا سانحہ ماڈل ٹاؤن کیا ہوا تب۔ نہیں امبر، دیکھیں یہ کہ احتجاج پرامن رکھنا تو یہ اب ان اصحاب کی بھی ذمہ داری ہے، خرم صاحب کی پارٹی کی بھی ذمہ داری ہے کہ احتجاج پرامن رہنا چاہیے۔ یہ احتجاج جیسے ان کا حق ہے، یہ بالکل ان کا رائٹ ہے، ڈیموکریٹک بھی ہے، کانسٹیٹیوشنل بھی ہے، لیکن اس کے کچھ پیرامیٹرز ہیں کہ یہ ایسی صورت نہ اختیار کرے جس کے ساتھ پبلک لائف جو ہے وہ ڈسرپٹ ہو، ایسا نہ اختیار کرے جس کے ساتھ شہر جامد ہو جائیں اور اس کے ساتھ آپ کا نقصان ہو، کاروبار کا بھی، لوگوں کے روزمرہ کی روٹین بھی اسے بادر ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کوئی ایک ایسا اچھا طریقہ نہیں ہے جس کے ساتھ آپ اچھا، اور ملک صاحب تو پھر حکومت پنجاب یا نون لیگ کیسے یقینی بنائے گی کہ یہ احتجاج پرامن رہے؟ نہیں دیکھیں، ہم نے تو یہ کوشش پہلے بھی کی، اب بھی کر رہے ہیں، اور پھر جو آپ کے سامنے آپ نے خود ہی یہ نقطہ اٹھایا کہ یہ کوئی ایسی صورت نہ بنے جس کے ساتھ کچھ وائلنس ایڈ ہو جائے فرام ادھر سائیڈ، اور یہ کیونکہ جب ایک موب مینٹیلٹی ہو جاتی ہے، جب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ بیونڈ کنٹرول بھی ہوتا ہے، اوکیجنلی ہوتا ہے، اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات جب وہ بیونڈ کنٹرول ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے فیض آباد کے دھرنے پہ دیکھا کہ وہاں پہ چند سو افراد تھے، وہ سویل کیے، اور پھر جب اس کی اور یہاں تو کئی زیادہ ہیں، آپ کے پاس کئی پارٹیز ہیں۔ اس احتجاج میں تو بڑی سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں، پاکستان عوامی تحریک کا بھی ایک اچھا خاصا کلاؤٹ ہے، ان کی بڑی فالوئنگ ہے، اگر یہ لوگ اکٹھا کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں، لیکن ان بہتر حل ہے کہ مقدمہ عدالت میں زیادہ مناسب فورم ہے، اور اسی اے پی سی کے ذریعے انہوں نے سپریم کورٹ سے یہ درخواست کی ہے کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر کوئی ایسی کمیشن قائم کرے، اسی اے پی سی کے اعلامیے میں موجود تھا۔ اگر سپریم کورٹ کمیشن قائم کرے گی تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ ریلیف مل جائے گی آپ کی حکومت کو؟ میں تھوڑا سا مختلف کہنے لگا ہوں، میں یہ کہنے لگا ہوں کہ سپریم کورٹ کا کمیشن قائم کرنے سے ٹرائل کنڈکٹ نہیں کر سکے گی، سپریم کورٹ کی کمیشن کا یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ ٹرائل کنڈکٹ کرے، اور یہ کیونکہ لوگوں کی لائف لاسٹ کا معاملہ ہے، یہ ٹرائل کے علاوہ کسی جگہ حل نہیں ہو سکتا، اور ٹرائل کرنے کا واحد فورم جو ہے وہ اے ٹی سی کی کورٹ ہے، چاہے احتجاج کرے آخر میں وہیں آنا پڑے گا، چاہے اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، خرم صاحب سے ہم دوبارہ کوشش کر رہے ہیں کہ سوال پوچھیں۔ خرم صاحب، کمیشن بنا، احتجاج نہیں کریں گے، اس کو پیسفل احتجاج کیسے رکھیں گے، کیسے یقینی بنائیں گے؟ میرا خیال ہے میں نے بریک میں آپ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ 2013 میں آپ ادھر تشریف رکھتی تھی، تو 2013 کا دھرنا آپ کے سامنے ہے، مال روڈ پہ ہمارے کئی احتجاج ہوئے ہیں، میرا خیال ہے تاریخ ہے ایک مال روڈ پہ احتجاجوں کی، اور کسی میں وائلنس نہیں ہوئی۔ 2014 میں ماڈل ٹاؤن میں جو وائلنس ہوئی وہ خود میرے کولیگ کہہ چکے ہیں، وہ یہی ہوا تھا کہ پولیس نے بے جا تشدد کا استعمال کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں یعنی کہ خرم صاحب آپ کا یہی کہنا ہے کہ ذمہ داری پولیس کی ہے اور حکومت کی ہے۔ ملک صاحب اور خرم صاحب اگر میری عرض اور بریک کے بعد داعش کے بڑھتے قدم۔
वाइज में एक बार फिर खुश आमदीद। पाकिस्तान में शिद्दत पसंद तंजीम दाइश अपने कदम जमा रही है और गुज़िश्ता साल में जो हमलों की अफ़गानिस्तान, ईरान और भारत की सरहद से पाकिस्तान में हमलों में 131% इजाफा भी हुआ है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिक्योरिटी अमूर के तज्ज़ियाकार आमिर राना। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब वक्त देने का। आमिर साहब, दहशतगर्द वाक़यात में कमी, लेकिन दाइश के कदम जम रहे हैं, परेशान तो होना है। जी बिल्कुल, ये खासी परेशानी की बात है क्योंकि एक क्रेडिट जो गवर्नमेंट ने इस मरतबा लिया कि फ़िरका वाराना दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी हुई है, यकीनन उसमें खासी कमी हुई है, लेकिन उस फ़र्क ये पड़ा है कि वही तंजीमें जो हैं उन्होंने दाइश को ज्वाइन किया, ख़ास तौर के ऊपर नॉर्थ सिंध के अंदर और बलूचिस्तान में। तो दाइश जो है एक जगह पे मजबूत हुई है और वही जो ग्रुप हैं उन्होंने दाइश को खासा मजबूत किया। लेकिन हमें ये भी कहा जाता है कि दाइश की फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। नहीं, अभी तो है, और ये सिर्फ यही नहीं है कि उन्होंने 6 बड़े हमले किए हैं 2017 में, बल्कि 5 दहशतगर्द सेल जो हैं हमारे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स हैं सिंध और पंजाब के और केपी के, तो उन्होंने उनको डिसमेंटल किया है। और ख़ास तौर के ऊपर पेशावर का जो सेल है वो बहुत ही एक खौफनाक डेवलपमेंट थी कि उन्होंने 13 हमले किए और जो अमूमन रिकॉर्ड के ऊपर नहीं आए, और उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया, रिलीजियस स्कॉलर्स को टारगेट किया और फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को उन्होंने टारगेट किया। तो वो एक छोटा सेल था। इसी तरीके से लाहौर के अंदर भी एक सेल जो है वो डिसमेंटल हुआ, फिर कराची के अंदर एक नया सेल बिल्कुल वो सामने आया। फिर अंसारुल शरिया का हमें पता है कि वो उसने खासा एक हाइप क्रिएट की, उन्होंने भी काफ़ी हमले किए। तो ये रुझान जो है बड़ा खौफनाक है। लेकिन अगर ये वही लोग हैं जो पहले अल-कायदा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान या किसी और शिद्दत पसंद तंजीम के साथ मुंसलिक थे, अब दाइश के साथ हैं, वाक़यात में तो कमी पेश आई है, सेल्स भी डिसमेंटल हो रहे हैं, तो फिर भी वाई शुड बी बी वर्ड? देखिए, 2 तरह का है। पुराने ग्रुप शामिल हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, उनके एजेंडा में ज़्यादा अट्रैक्शन आती है तो वो लोग उस तरफ चलना शुरू कर देते हैं। दूसरा, ये जब हम सेल की बात करते हैं तो इसमें ज़्यादातर जो सेल हुए हैं वो सेल्फ रेडिकलाइज लोग हैं। इसका मतलब है कि एक ऐसा शिद्दत पसंदी का फिनोमेनन चल रहा है जो बड़ी मुश्किल से रेडार के ऊपर आता है सिक्योरिटी एजेंसीज़ की। जहाँ तक ये है, ग्रुप्स जाते हैं तो वो उनके बिहेवियर्स को कुछ कहीं ना कहीं पे मॉनिटर किया जा रहा होता है, उनको पता चल रहा होता है कि यार ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। लेकिन एक नए सेल का बनना और इस किस्म के अंदाज़ा ये है सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारों का, ये काफ़ी इस तरह के छोटे छोटे सेल हो सकते हैं और वो पोटेंशियल उनके अंदर है कि कनेक्ट हो जाए। ख़ास तौर के ऊपर अफ़गानिस्तान के अंदर जो दाइश का जो खुरासान का चैप्टर है या पाकिस्तान में जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क हैं उनके साथ कनेक्ट हो जाए। तो देखिए, ये चीज़ें तो काउंटर तो हो जाती हैं किसी ना किसी मरहले के ऊपर जाके, लेकिन इनका रहना एक तबाही लेके आता है और इनकी ग्रोथ मुसलसल हो रही है। ये हम 2009 से देख रहे हैं मुसलसल हो रही है और यही वाकई इसमें परेशानी की बात है। अब आपकी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस की पाकिस्तान सिक्योरिटी रिपोर्ट 2017 के मुताबिक आपने जिक्र भी किया था, 6 बड़े जो हमले थे वो दाइश ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की थी और सबसे ज़्यादा हलाकतें भी उसी में पेश आई। बिल्कुल, और ये बलूचिस्तान और सिंध में है, तो उसकी तरफ तवज्जो कुछ काम हो रहा है, कार्रवाइयाँ तो हो रही हैं। देखिए, इसके ऊपर जो सिंध का जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उसने वफाकी हुकूमत को भी हमारी इतलात के मुताबिक और बलूचिस्तान से भी उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि कुछ ऐसे जगह हैं बॉर्डर के ऊपर सिंध और बलूचिस्तान के जहाँ पे मुश्तरका कार्रवाई होनी चाहिए। चंद एक कार्रवाइयाँ सिंध की तरफ से हुई हैं, बलूचिस्तान की तरफ से वादा किया गया था कि जो चीज़ें उनकी तरफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उसको ख़त्म करेंगे। कुछ इब्तदाई तौर के ऊपर काम हुआ था, लेकिन कोई भरपूर कार्रवाइयाँ उन गिरोहों के ख़िलाफ़
जो कैंप्स हैं उनके ख़िलाफ़ नहीं अभी तक हो सकी हैं। ये एक ख़ासा कॉम्प्लेक्स है। उसमें अब चैलेंज ये है कि किस तरीके से दो सूबे मिल के इस और अपने बॉर्डर के ऊपर उसको थ्रेट को काउंटर करें। ये बड़ा एक अजीब व गरीब फिनोमेनन है कि एक तो बैनुल सूबाई जो सरहद है उसके ऊपर एक मसला जो है खड़ा हो गया है, दूसरा हमारी अफगानिस्तान के साथ सरहद है, बैनुल अक़वामी सरहद है, उसके साथ भी दाइश है। तो ये एक मेरा ख्याल है कि कॉम्प्लेक्स चैलेंज है। और आपको लगता है कि जो बॉर्डर फेंसिंग का अमल शुरू हो गया है उससे कुछ मदद हासिल होगी? देखिए वैसे तो वो है शुमाल में, उसमें मदद ये कि हमले तो बिल्कुल नहीं रुक सकेंगे जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग मौजूद हैं। हाँ, उनमें ये है कि उनके लिए उनको एग्जीक्यूट करना थोड़ा सा अब लेट हो जाएगा, वो नए रास्ते ढूंढेंगे इन्फिल्ट्रेट करने के, तो ये फ़र्क पड़ेगा। सबसे अहम बात होती है कि ग्रुप का उसके पास ऑपरेशनल सलाहियत, टैक्टिक क्या यूज़ करता है, टारगेट को अचीव कैसे करता है, पहुंचना कैसे है, ये तमाम चीज़ें उनके बाद में ऑपरेशनल तकाज़ों। क्योंकि मसला ये है कि अगर हम सरहद पर फेंस भी को बंद भी कर दें, सहूलतकार इंफ्रास्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में है। देखिए यहाँ पे स्पोर्ट बेस तो है, इससे तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता। उसी वजह से मुमकिन होता है कि दहशतगर्द यहाँ पे हमले कर लेते हैं। और ह्यूमन रिसोर्स भी जो है वो कहीं बाहर से तो नहीं आ रहा, वो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो तो पाकिस्तान से ही है। यहीं से जाके वो खा वो अफगानिस्तान में हो या पाकिस्तान के अंदर हो, जाके इन ग्रुपों से जाके कनेक्ट करता है। तो उसको भी देखना पड़ेगा कि उसको कैसे। और सबसे बड़ा जो मसला जो इस रिपोर्ट के अंदर भी जिक्र है और जिसको हम मुसलसल बार बार हाईलाइट करते हैं और ये हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के इल्म के अंदर भी है कि ये जो दाइश जैसी तंजीमें हैं, अल-कायदा बरसगीर है या TTP है, ये रिक्रूटमेंट कहाँ से करती हैं? क्या ये आम गलियों से, सड़कों से, स्कूलों से, कॉलेजेस से करती हैं? एक जुमले में, क्योंकि मुझे वो कालअदम तंजीमों से सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट करते हैं। तो उसको देखना पड़ेगा और कोई हिकमत अमली उसके लिए बनानी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब, हमें वक्त देने का। न्यूज़ वाइज का वक्त अब ख़त्म हुआ है। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल हाजिर है। मुझे अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।